बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, हारून शीस्ता मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर चीनी बहरान से मुताल्लिक़ हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के फैसलों से मुताल्लिक़ सब्सिडी दी गई, सब्सिडी की मद में किसने कितना और क्या क्या फ़ायदा उठाया। वज़ीर आज़म ने चीनी बहरान की जो तमाम तहक़ीक़ात हैं एक्शन प्लान की मंजूरी देते हुए अब कहा है कि 29 अरब की जो सब्सिडी का ये मामला है ये नैब देखेगा। मुख्तलिफ इसके पहलू हैं, कौन कौन इसके निर्गे में आएगा, क्या होगा, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, हर उन सब से जानेंगे। इन तमाम तर चीज़ों में हम देख रहे हैं आटा महंगा है, अद्वियात का जो स्कैंडल था इसके ऊपर कोई फॉलो अप नहीं आ रहा, पेट्रोल की किल्लत मुसलसल है जिसका सामना एक के बाद एक ऐसा बहरान है जो सर उठा रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर ही। अब सवाल यह है कि क्या ये हुकूमत अपने 5 साल इक़्तिदार के इंजॉय करेगी, इक़्तिदार के अंदर मौजूद रहेगी। और ऐसे में मुसलसल हमसाया मुल्क भारत की भी तरफ से हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल एक टेंशन है। इस तमाम तर कशमकश में मज़ीद हम क्या कर सकते हैं और क्या होगा। स्टील मिल जिसका इस वक्त इशू बहुत बड़ा बना हुआ है कि स्टील मिल का क्या होगा, जब से ये खबर सामने आई है कि 9000 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको हटा दिया जाएगा, फारिग कर दिया जाएगा, बरतरफ किया जाएगा। ये लावारिस स्टील मिल है जिसके अगर कहा जाए आज के पूरे दिन को देखते हुए कि वाकई क्या इसको वारिस मिल गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी अब चाह रही है कि स्टील मिल उनके हवाले की जाए क्योंकि वो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद है कि वो स्टील मिल को चला सकते हैं। क्या वाकई वो स्टील मिल को चला लेंगे, इसके ऊपर हम सबसे जानेंगे। और कोरोना की सूरत हाल पर खास तौर पर बात होगी कि जुर्माना तो किया जा रहा है, मास्क पहनने की बार बार हिदायत की जा रही हैं, उसके बावजूद केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, अमवात भी 2000 के करीब पहुंच चुकी हैं। हारून साहब, सबसे पहले शहजाद अकबर साहब आपके बड़े फेवरेट आए और हंसे नहीं, मैं मतलब क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे। नहीं, हंसने पे क्या पाबंदी है भाई, हंसे नहीं। हर रोज आप मुझे कहती है हंसे नहीं। एक सीनियर ये जो कैरेक्टर हैं ये हैं ही ऐसे कि इनको देख के दिल खुश होता है, हंसी निकल जाती है। अच्छा, जो आज उन्होंने बातें की उसके ऊपर आपका दिल खुश है। 29 अरब की सब्सिडी अब नैब देखेगा, उसमें 3-4 उनकी बला जाने कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। पहली नज़र में ये सारे फैसले दुरुस्त हैं, पहली नज़र में देखना ये होता है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इनका नफाज किस तरह होता है। एक उसूल बयान किया था जनाब अली करमल्ला वजह ने, मालिक बिन अश्तर के नाम उनका जो ख़त है, हर शख्स को पढ़ना चाहिए कि हुक्मरानी क्या चीज़ है। ताजरों पे निगाह रखो। जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडी में तशरीफ़ ले जाते थे और देखते थे गंदम का ढेर पड़ा हुआ तो हाथ डाल के देखा उसमें नमी है नीचे, ठीक है, या कोई चीज़ है आपको पता ही है फलों की टोकरियों में क्या होता है, ऊपर अच्छे फल है, इसको हैंडल करना होता है। हैंडल क्या, कारोबार नहीं चल सकता ताजरों के बगैर, मईशत नहीं। बड़े फातहीन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तिजारत के लिए रास्ते हमवार कर दिए। मतलब तैमूर की तारीफ की जाती है कि जंग को सरहदों से बाहर निकाल लिया। ताजर खुशहाल है, टैक्स अदा करता है, दिफा होता है और टैक्स होता है, यही तो हुकूमत का काम है। बाकी चीज़ें तो फिर आगे तालीम और सेहत और सब चीज़ें उसकी पैदावार। देखिए अब उन्होंने क्या कहा है, 90 दिन में FBR जो है वो टैक्स में जितनी भी जो घपला है उसका सुराग लगाए, उसका सुराग लगाए। 85 से लेके अब तक 1985 से ऑनवर्ड। हाँ, नैब देखे कि क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या खराबी हुई है। अच्छा, वो जो बाहर भेजी गई है चीनी है जी, उसमें ये देखना होगा कि भाई वो गई है ये नहीं गई, कैसे उल्टा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब इसमें जो फिर 90 में जो चीनी भारत गई है उसमें वो वाज़ेह तौर पर शरीफ खानदान की तरफ इशारा है, नवाज लीग। ये एक फैसला जो है ना, इसकी नौयत जुर्म और सज़ा की नहीं है, तो ये इट इज़ ए पॉलिटिकल डिसीजन। एक एतबार से ये पॉलिटिकल डिसीजन है। पहली नज़र में ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला, क्योंकि वो कोई ऐसा हुक्म उन्होंने नहीं दिया जो गैर अखलाकी हो, गैर कानूनी हो, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस पॉलिटिकल हैं। जो आपने हवाला दिया, आपने ठीक समझ, आटा महंगा हो रहा है, पेट्रोल मिल नहीं रहा, चीनी के सस्ते होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, मजबूत गिरोह बन गए इसलिए कि कभी इनकी मॉनिटरिंग की नहीं की। कारोबार की तो पूरी आज़ादी होनी चाहिए, कारोबार की आज़ादी होगी तो मईशत फले फूलेगी, लेकिन वो कुछ मुलाजमतें पैदा होंगी। देखें ना, बहुत ताकतवर हो गए ना, बतदरीज ग्रुप बन गए। मसलन चीनी में ऐसे लोग हैं
میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ مفروضہ غلط ہوتا ہے کہ فلانا گروپ سب برے ہیں، جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں سارے اخبار میں جرائم پیشہ ہیں، لفافے ہیں، جیسے کوئی کہہ دے ٹرانسپورٹ والے ایسے ہیں، ریلوے والے ایسے ہیں، فلاں کا گروپ آف پیپل ایسا ہے، چینی والے سارے گئے گزرے تھوڑی ہیں، ایسے لوگ ہیں بر وقت ادائیگی کرتے ہیں، پوری ادائیگی کرتے ہیں، کم ہوں گے مگر ہیں، موجود ہیں۔ اب اس کی زد کہاں کہاں پڑے گی؟ ایک زد تو پڑے گی اس کی ڈسکریجمنٹ ہوگی۔ دیکھیے فائدہ یہ کیا اٹھاتے رہے، جب آپ کسی کو سپیس دیں گے تو فائدہ تو اٹھائے گا نا، کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں وہ وصول کرتے رہے، چینی کی قیمت کا تعین یہ خود کرتے رہے، اتنے میں پڑتی ہے، جس پہ اختلاف ہے، حکومت کہتی ہے کہ نہیں اب اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور یہ ہم لوگ لکھتے تھے، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا تھا، تب اس وقت ایشو ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے قرض لے لے کے ملک چل رہا تھا، الگ کے دور میں بھی بعد میں بھی، باہر سے پیسہ تو بے تاشا، آپ کو لون تو دنیا بھر میں سرمایہ تھا ایسا بہت پڑا ہوا ہے جو آپ کا مل سکتا ہے۔ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری کی فاقہ مستی، قرض لیتا رہتا ہے ایک آدمی، ایک وقت آتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کاروباری طبقے کے ساتھ تصادم کا اندیشہ ہے اس کے بعد اس لیے اس کو بہت ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادتیاں کی گئی ہوں، عوام کو لوٹا گیا ہو، ظلم کیا گیا ہو، اس کا تدارک نہ کیا جائے، لیکن لانگ ٹرم سوچنا چاہیے۔ آپ تاریخ سے نہیں لڑتے، ماضی سے نہیں لڑتے، لانگ ٹرم پلاننگ، کہ آئندہ کے لیے ایک ایسا لاہے عمل ہو جائے کہ خرابی پیدا نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے پہلے سزائیں دینا بڑا ضروری ہے ہارون صاحب۔ جی چند آدمیوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، وہ چند آدمی حکومتی بھی ہو سکتے ہیں یا اپوزیشن کے ہی صرف ہوں گے؟ نہیں حکومتی ہوں گے، اس میں دیکھیے وہ بظاہر جو تاثر ہے نظر آتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ تو واضح ہے کہ وہ تو ہدف ہیں، اور یہ خسرو بختیار کے معاملے میں بھی کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فائل ان کی اب جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ 20 بلین ڈالر اس دفعہ 15 بلین ڈالر لون لینا، 10 بلین ڈالر تو پرانا قرض ادا کرنے کے لیے دینا ہے، تو احتساب کے لیے یہ موقع ہے۔ دیکھیے کس طرح حکمران جو ہے وہ پاپولر ہوتا ہے یا وہ ڈیلیور کرتا ہے، لیکن معیشت جو ہے وہ 6%، 7%، 8% پہ گرو کرتی تھی۔ مشرف کے دور میں ہم نے تو غربت کم، مشرف الگ کے دور میں ایوب خان کے دور میں معیشت نے گرو کیا، انڈسٹریلائزیشن تو ہوئی ایوب خان کے دور میں، ڈیم تو بنے تبھی، اور ملٹری بلڈ اپ تو تبھی ہوا، ملٹری بلڈ اپ الگ کے زمانے میں ہوا۔ مشرف کے زمانے میں اتنی ایجادات ہوئی ہیں دفاع کے شعبے میں کہ گنی نہیں جا سکتی، اور وہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں جن کی تفصیل بیان کی جائے۔ کاروباری طبقہ جو ہے نا، اب دیکھیے اب ایک نیا ایشو کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی، آٹے کا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آٹے کا ٹھیک ہو جائے گا، میرا اندازہ ہے۔ چکی والوں نے بھی آٹے کا کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کر لی تو ذخیرہ کر کے کوئی کیا کرے گا؟ اقوامی مارکیٹ میں قیمت ہے پاکستانی سکے میں 1400 روپے۔ اچھا، تو ہمیں پڑے گی 1450 میں، 1500 میں، مجھے نہیں اندازہ کتنا ہوگا نا، بحری جہاز پہ لاد کے لاتے ہیں، وہ اس پہ اخراجات زیادہ نہیں ہوتے، ذخیرہ کرنے کی پھر گنجائش نہیں باقی نہیں رہے گی۔ حکومت ریلیز کر دے کچھ، میرا خیال ہے کرے گی ریلیز، آٹے کی قیمت تو آئے گی نیچے، ٹھیک ہے، ان کو جو لوگ مہنگی گندم خرید رہے ہیں ان کو سہولت دے نا، تھوڑی سی گندم ریلیز کر دے اور باہر سے آ جائے ذخیرہ دے۔ اب ایک اور ایشو لوگوں نے کھڑا کیا کہ یہ کاریں جو ہیں یہ بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، سستی سے سستی کار، معمولی کار جو 2 لاکھ 3 لاکھ کی ہوتی تھی وہ 12 لاکھ کی ہو گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ یوزڈ کار کا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بزنس پاکستانی کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی دبئی ان کا مرکز ہے، میٹیریل وائز بالکل اچھی گاڑی کاروبار۔ جو پرانی گاڑیاں ہیں جو ہمارے ہاں بنتی ہیں، ان پرانی اوور ہال گاڑیاں بعض اوقات ان سے اچھی ہوتی ہیں، یہ دبئی میں منگواتے ہیں، انہیں اوور ہال کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں کہ اس میں جی اس کی اجازت دے دی جائے، اس کی اجازت دے دی جائے تو کار کی قیمت گر جائے گی۔ وہ کہتے ہیں 1 لاکھ آدمیوں کو روزگار بھی ملے گا، لیکن آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ ویسے یہ دعویٰ کرتے ہیں آٹو موبائل والے کہ ہم 70% پر، نہیں، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ ہم 70% پرزے بناتے، کوئی نہیں بناتے، یہ انجن وہیں سے منگواتے ہیں، کھوکھا اوپر چڑھاتے ہیں، یہ اے سی میں بھی یہی ہوتا ہے، ایئر کنڈیشنر میں بھی یہی ہوتا ہے، یہ کھوکھا سا اوپر چڑھایا، باہر سے منگوایا اور چلا دیا۔ کاروبار اس میں توازن ہونا چاہیے، یعنی بے شک اجازت دیں سوچ سمجھ کر، مارکیٹ کی صورتحال کا جائزہ لے کر،
कन्फंट्रेशन एहतसाब होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, तसादुम नहीं होना चाहिए। मगर मसलन शुगर मिलों वाले पिछले साल उन्होंने क्या किया था, वो गन्ने की उन्होंने रोक दिया खरीदारी और क्रशिंग रोक दी। उसका रिजल्ट भी सबने देखा, क्या नतीजा निकला उसका। देखिए, एक तो गन्ने का वजन कम हो जाता है, रस कम हो जाता है, गन्ना सूख जाता है। अच्छा, उनको कीमत कम मिलती है, वैसे वो उसमें कंटेंट शुगर का नहीं कम होता। भाई ये कन्फंट्रेशन ठीक नहीं है, इसको सोच समझ के देखिए उनका क्या जाता है। ये जो मेरे पसंदीदा हैं, क्या इनका नाम है, नाम मुझे याद नहीं, और नाम मैं आपको बताऊं, शहजाद अकबर साहब हैं। शहजाद अकबर साहब, तो शहजाद अकबर साहब की बला से मईशत बने, बिगड़े, ठीक हो, खराब हो, ऐसा मत कहें और ऐसा मत कहें। खान साहब उन्हें बड़ी चीजें बताते हैं, वो आके हम लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। एक मैं ऐसा ना कहूँ, किसी शख्स पे तनकीद ना करूँ, ये शरात बहुत सख्त है, इसमें कुछ नरमी करें। चले नरमी कर देते हैं। हारून साहब, 29 अरब का मामला है, 26 अरब रुपए जो हमारे पास डिटेल भी है, 26 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी जाती रही है वो तो नवाज लीग के दौर में रही है। बुज़दार साहब ने, अगर पंजाब की हद तक बात करूं तो 2.4 मिलियन इसके सब्सिडी की इजाजत बुज़दार साहब ने दी। इसका मतलब है कि वसीम अकरम प्लस भी पकड़े जाएंगे। ये इशू नहीं है। देखिए, नैब जब तहकीकात करेगा, नैब जब तहकीकात करेगा तो पता चलेगा कि उस्मान बुज़दार को किसने कहा था, और हम सबको अंदाजा है किसने। मसला ये है, चीनी मौजूद थी, मैनिपुलेट की गई बाज लोगों ने। अब बाज ने की ना, सबने तो नहीं की ना, ठीक है, जिसने की उनका तयन किया जाए। मैं फिर जोर दे के कहता हूँ, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी इस तरह की जाए कि भाई ये खराबियां पैदा न हो। आटा तो हो जाएगा, ठीक है। ये पेट्रोल का है मसला, क्या मसला है भला पेट्रोल का, जब कीमत बढ़ती ब्रेक है। से वापस आके हारून साहब बात करूंगी, मेरे पास 1 मिनट है ब्रेक की तरफ जाने के लिए। एक सवाल है जिसका जवाब मैं चाह रही हूँ ब्रेक से पहले मिल जाए। आप कह रहे हैं कि तहकीकात का कह दिया गया, कड़ी निगरानी होनी चाहिए। अब इसमें मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। नैब शुगर मिलों को मिलने वाली सब्सिडी की तहकीकात करेगा, मुसाबकती कमीशन कार्टेलाइजेशन की तहकीकात करेगा, FBR किसी और चीज़ की करेगा, स्टेट बैंक किसी और चीज़ की, FIA किसी और चीज़ की, SCCP किसी और चीज़ की, इंसदाद बदनवानी के सूबाई महकमे किसी और चीज़ की। ये ढेर सारी जो लंबी लिस्ट है, इसकी निगरानी कौन करेगा? हम तो सिर्फ नैब को देख रहे हैं। आपको परसों बताया नहीं था, वही किस्से अंधेरों के, वही बातें उजालों की। चिराग आरजू लेकर ना हम निकले ना तुम निकले। ये तो लंबा खींचेगा मामला, ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये इसमें बातें ज़्यादा हैं। ये नतीजा खेज देखिए, एक मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए, जिसमें कारोबारी तबकात को उनके हुकूक समेत एक सिस्टम के अंदर रखना होता है, ये एक जामे मंसूबा दरकार है। ना उसके लिए पुलिस है आपके पास, ठीक, ना आपके पास मौजू अदलिया है, जजों की तादाद ही बहुत कम है, ठीक, कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई हम आहंगी इस मशीन में नहीं है। सही। लिहाजा ये नहीं कह सकते कि ये नतीजा निकलेगा, उन पे दबाव आएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि साथ बातचीत करें, मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अदारे तो आपने तबाह कर लिए। वो जो अदारे निगरान हैं, कैन कमिश्नर है, ये जो गन्ने का कमिश्नर होता है, और जो SCCP है और वगैरह वगैरह जितने अदारे हैं, किसी ने अपना रोल तो नहीं मेरे पास बड़े और भी सवालात इसी से मुताल्लिक है हारून साहब। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारे अहम सवालात इसी तमाम तर इशू को लेकर, खास तौर पर नैब से मुताल्लिक मैं हारून साहब से जानूंगी कि वैसे तो रेफरेंस फाइल करते हुए, तमाम तर चीज़ें करते हुए साल, 1.5 साल, 2 साल कहीं नहीं जाते। 90 रोज़ के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट किस तरह से बनेगी, मुसाबकती कमीशन के हवाले से बड़े अहम सवालात हैं। और फिर इसके साथ साथ बात करेंगे कि इमरान हुकूमत इन तमाम बहरानों के साथ क्या नबरदाश्त होगी। कोई नहीं बात बकवा, 1 मिनट लेट हो जाता कुछ नहीं होता। ये FBR करेगी, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए। चलिए ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक।
वेलकम बैक। हारून साहब, नैब से मुतालिक चूंकि बात चल रही थी तो बताइए कि 90 रोज में किस तरह से इंक्वायरी रिपोर्ट ये लोग बना सकेंगे, तरतीब देंगे, पेश करेंगे? ये देखिए ना, अदारा इस काबिल ही नहीं है। और माजरत हारून साहब, मुसाबकती कमीशन की जहाँ तक मुझे याद पड़ता है और मेरे प्रोड्यूसर अगर ये मुनासिब समझे, अगर निकल सके, अभी बहुत सारी डिटेल हैं, बहुत सारी जिन चीज़ों के ऊपर तहकीकात उन्होंने की 1 बाय 1, वो सब मुझे याद है कि एक लंबी फहरिस्त है। उनके ऊपर तहकीकात पे आप तक तो कुछ ना हो सका, अगर इसके ऊपर कोई कार्टलाइजेशन, ये सादा बात है कि अदारे कमज़ोर हैं, अप्रोचेबल हैं, उनमें लोग हैं जिन्हें करप्ट किया जा सकता है, जो अपोजिशन के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। जो देखिए ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग माफिया की तरह काम करती थी, उनके लोग हैं। हर केस से जरदारी साहब कैसे बरी हो गए, ये दौलत के अंबार लगे हुए हैं। और नवाज शहबाज शरीफ साहब का किस्सा अब आगे पता चला ना, कितनी टीटीज आती थी और जाती थी। इससे पहले क्या, अरबों रुपए। इससे पहले वो धड़ल्ले से सीने पे हाथ मार के ऐलान करते थे कि एक दिले की करप्शन कोई साबित कर दे। सही है, सही है। अभी इस मामले में फिर पीपल्स पार्टी या नून लीग क्या कर पाएंगी? कुछ कर सकेंगी? नहीं, सिविल अदारे इस काबिल ही नहीं है। दो पसे पर्दा जो कुछ हो सका। नवाज शरीफ को किसी ने बताया था ना, देखे दोनों पहले शेख रशीद ने शोर मचा दिया, एक उनको तला थी शहबाज शरीफ को, अंदर से तला दी गई थी। सही, लेकिन फिर इसका मतलब है हारून साहब, हमेशा अपोजिशन जिस तरह से मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देती है, ये अपोजिशन तो इस काबिल नहीं रही। खान साहब अपने 5 साल पूरे कर लेंगे, करप्शन की दलदल में दसी हुई है। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो मामला इंडिया के साथ है, जिस तरह की ताल्लुकात हैं और हत्ता कि इंडिविजुअल्स के साथ ताल्लुकात है, बेटे को लेकर किसी के घर जाते हैं, उनके घर लोग आते हैं, वज़ीर आज़म आता है, बहुत मशकूक लोगों को बग़ैर वीज़ा के मुल्क में आते हैं, उनके साथ जाते हैं। वो एक आम सिपाही से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक किसी के लिए वो काबिल कबूल नहीं है। अदारों के लिए सिर्फ एक आर्मी का मसला नहीं है, और फाल तबकात में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नवाज शरीफ को कबूल नहीं कर सकते। इंडिया इस मुल्क को तोड़ने के और ख़त्म करने के दरपा है, और उनके साथ उनकी दोस्ती है। वो जरदारी साहब जो हैं, एक तो उनकी सेहत जवाब देंगे, बिल्कुल देखिए वो सामने ही नहीं आ रहे, और दूसरा ये वो सिंध तक महदूद हो गया, और सिंध तक में भी वो इसलिए महदूद हो गए कि पुलिस और सरकारी मुलाजमों को इस्तेमाल करते हैं। एक खुले मुकाबले में उनके लिए जीतना दही सिंध में भी अब इतना आसान नहीं रहा। शहरी सिंध तो पहले उनके हाथ से निकल। तो इसका मतलब है कि रास्ता साफ है, 5 साल पूरे करेंगे इमरान खान साहब? इनको ज़रूरी नहीं होता, देखिए उसमें और अवामल होते हैं। ये आजकल एक थ्योरी बड़ी गर्दिश कर रही है, एक साहब ने मजमून भी लिखा है, बड़े मतलब अच्छे खासे सूझबूझ वाले आदमी हैं, कि जैसे मुशर्रफ को 10 साल मिल गए थे, जैसे 9 साल मिल गए थे, इमरान उसको ज़ाला को 11 साल मिल कर के अमेरिका की हमायत से और डॉलरों का की बारिश हो गई थी। इसी तरह इमरान खान को कोरोना और ये अवामल जो हैं इनको मिल जाएंगे, 5 साल पूरे करेंगे। परसों एक पॉलिटिकल फैमिली के लोग तरसा मेरे पास आए, उनके साहबजादे सियासत में इंटरेस्टेड थे, वालिद उनके तरीके इंसाफ में रहे थे शुरू से, वो कह रहे 10 साल हुकूमत करेगा। अच्छा, अरे भाई, 2 चीज़ें होती हैं, या तो ऐसी करिश्मेटिक शख्सियत हो और ऐसे उसके जानिसार हों जैसे भुट्टो के थे। लेकिन करिश्मेटिक तो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब करिश्मेटिक तो सियासत को बिल्कुल नहीं समझते। क्रिकेट और चीज़ है, अस्पताल बनाना और चीज़ है, अगरचे बड़ी चीज़ है, कॉलेज बनाना और चीज़ है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, सियासत बहुत पेचीदा है। मुशीर उनके नाकस हैं, अवाम तो साथ, वो कौन से अवाम उनके साथ है? नौजवान अभी भी इमरान खान साहब के साथ खड़े। कौन से नौजवान उनके अगर साथ? 10 लाख लोग टाइगर फोर्स में शामिल हो सकते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी यूथ है जो इमरान खान साहब के साथ है। तक वो टाइगर फोर्स में लोग किस लिए शामिल हुए? रौब जमाने के लिए, चौधराहट के लिए। कमाल करते हैं। वोट कितने उनके? बस्ती पंजाब की 42 में से 33 सीटें हार गए वो। पॉपुलैरिटी का ग्राफ। और बलोचिस्तान में किसने उन्हें उनकी मदद की, और कराची में किसने मदद की, और कबायली अरकान के मामले में किसने उसकी मदद की? पॉपुलर हैं, इतने पॉपुलर वो नहीं हैं। और महंगाई बढ़ती रहे और बदअमनी बढ़ती रहे और चीनी 90 रुपए हो जाए और आटे का रोज़ क्राइसिस हो और पेट्रोल वालों से वो ये न मनवा सकें। देखिए जिस दिन पेट्रोल महंगा होता है उस दिन तो उसी वक्त हो जाता है, 6 बजे ऐलान हो तो वो 12 बजे का इंतजार तो नहीं करते, उसी वक्त रोज़ हो जाता है। और सस्ता जब हो तो खड़े हो जाएं। रियासत या तो अपनी रिट कायम कर सकती हो ना। देखना भुट्टो एक तो पढ़ा लिखा, ये नहीं कि इमरान खान का क्रेडिट पे कोई चीज़ नहीं है। भुट्टो जो था वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझता था। उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की का एक क्या कितने बड़े लश्कर भेज दिए। उसने अरबों से मरासम ठीक किए, उसने स्टेबल किया मुल्क को, मिलिट्री बिल्डअप किया, उसने आइन बनाया, उसने एटम बम शुरू किया। वो समझता था सियासत को, और हरीफों को उसने कभी मुत्तहिद नहीं होने। जब हो गए तो वो गया,
ٹھیک ہے نا, آج بھی ہوئی ہے سو کالڈ آل پارٹیز کانفرنس, APC, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور حضرت مولانا, وہ تو ہمیشہ ساتھ موجود رہتے ہیں. ہاں تو مگر یہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں, ان کی تلواریں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں, یہ صرف باتوں میں ایک دوسرے پہ اعتماد یعنی کہ اتحاد نہیں ہے. عمران خان صاحب دیکھیے $20 بلین کے قریب ملے تھے ضیاء الحق کو, جو بہت بڑی رقم تھی. اتنی آسان شرائط پہ 1%, یعنی دراصل کوئی سود تھا ہی نہیں, $15 بلین, اور اس میں آؤٹ رائٹ ڈونیشنز بہت زیادہ تھیں. 122 اقوام اس کی پشت پہ کھڑی تھی. روس اور امریکہ کی جنگ تھی جس میں امریکہ چاہتا تھا کہ روس سے بدلہ لینے کے تاریخی موقع ہے, وہ ویتنام کی جنگ ہارا ہوا تھا, وہ زخم خوردہ تھا. مشرف کے زمانے میں 7% گروتھ ریٹ تھا اور افغانستان میں اس کی ضرورت تھی. ٹھیک, کوئی چارہ نہیں تھا. ٹھیک, ضرورت اب بھی بڑھ گئی ہے, لیکن اب ایک پیچیدگی ہے. افغانستان میں پاکستان کے بغیر امریکیوں کا معاملہ نہیں آگے بڑھتا. تو پاکستان آگے بڑھا تھا نہیں بڑھا, لیکن اب انڈیا ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تصویراتی حلیف ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو سفارتی مہم ہم نہیں چلا رہے تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یہ بات نہیں سمجھتے کہ چلانی چاہیے؟ امریکی دباؤ ہو گیا کہ انڈیا کے خلاف کچھ نہ کرے. وہ تو دیکھیں نا, قدرت آپ پہ مہربان ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا رول حالات نے محدود کر دیا. ایران سے مراسم بہتر ہونے لگے اور چین سے بولج گیا. 3-4 ہزار کلومیٹر کا علاقہ ہے, مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, وہ وہاں سے جائیں گے نہیں. امریکہ نے جو ثالثی کی پیشکش کی ہے وہ تو ہر طرح سے دونوں نے مسترد کر دی, اس لیے کہ وہ کیا کرے گا اگر وہ مطلب ثالث بن کے صرف اتنا کرے کہ بھئی بات چیت ہوتی رہے, کہ سمجھائیں گے, بات کریں گے, ریکویسٹ کریں گے. تو اس میں انڈیا کی شکست ہے نا, وہ علاقہ تو نہیں دینے کے لیے تیار, چائنا پیچھے ہٹنے کو بھی نہیں تیار. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چینی جو ہیں, ایک تو وہ لداخ پہ ان کا کلیم ہے, ہندو پاپولیشن ہی نہیں ہے وہاں, برائے نام ہے, بدھ ہیں اور مسلمان ہیں, ہندو تو برائے نام ہے. پھر وہ تبت کا تاریخی طور پہ حصہ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سی پیک کو خطرے میں ڈالنے دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی سلامتی کو, جو انڈیا کا ہدف ہے کہ پاکستان کو ادھر افغانستان کی طرح تخریب کر کے بھی پنجگور میں اور گوادر وغیرہ میں انہوں نے کاروائیاں شروع کی ہیں نا. کراچی سے تو وہ مایوس ہو گئے. انٹیلیجنس نیٹ ورک ہمارا بہتر ہوا ہے, ٹیررزم کو ہم نے شکست دے دی ہے. یہ تو دیکھیں نا, ادھر افغانستان میں ہماری ضرورت پڑ گئی, ادھر روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر تو اللہ مہربان ہے اس وقت پاکستان. لیکن ہم تو کچھ نہیں کر رہے, ہم سے امریکہ کیا کہے گا بھلا؟ اگر امریکہ ہمیں ہماری مدد کرنا چاہے, یہ سی پیک کے سے پہلے وہ نہیں آفر نہیں کر سکتا. سی پیک تو مشرف کے زمانے میں طے ہوا تھا. وہ تو چینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ بر وقت وہ اس کا اعلان کرتے ہیں, جب وہ کہے گا کہ انڈیا کے خلاف آپ نے نہیں جانا, حتیٰ کہ سفارتی مہم نہیں چلا رہے, امریکی دباؤ ہے نا. اور کیا, اس پہ ہمارا میڈیا بات ہی نہیں کرتا. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے کشمیر کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں, سفارتی مہم بھی چلا رہے ہیں, انڈیا کے جو تشدد وہاں پہ ہوتا ہے اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں, UNO کے اندر جا کے کرنل شفیق جو بعد میں جنرل ہو گئے تھے, لیکن کرنل ہی کہتے تھے, ان کی کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ وہ بڑے اعلیٰ درجے کے مزاح اگر آپ سجیسٹ کریں تو مزاح نگار تھے, بہت اعلیٰ درجے کے. تو وہ ایک خط لکھ رہا ہے آدمی اپنی محبوبہ کو کہ میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لا سکتا ہوں اور تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں, فلاں کر سکتا ہوں, اور جناب کائنات کو بدل سکتا ہوں. اگر مجھے زکام نہ ہوتا تو میں آج تم سے ملنے کے لیے بھی آتا. او بھائی, باتیں کرنا ایک ہے, کام کرنا اور ہے. لیکن باتیں ہی باتیں ہیں, باتیں. ادارے, سول ادارے جب تک تعمیر نہیں ہوں گے, حکومت کی رٹ قائم نہیں ہوگی. پولیس, عدلیہ, پٹوار, سرکاری ملازم, اس پہ جب رٹ قائم نہیں ہوگی, سول سروس آپ کی سرونٹ آپ کی بات نہیں مانتا, تاجر آپ سختی تو انہوں نے کہا تھا کہ سول سروس کو ہم بہتر کرنے کے لیے سختی بھی, حکمت بھی. پٹواریوں کو, اب میرے ذہن میں اگر یاد ہے, پٹواریوں کا لفظ بھی بدل کے وہ نیا سسٹم یہ لے کر آ گئے تھے. نام سے کیا ہوتا ہے؟ وہ فینسی سا ورڈ ہے ہارون صاحب. نام سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ تھوڑا فینسی ورڈ سے کیا ہوتا ہے؟ چھوڑے. پولیس کی وردی بدل جاتی ہے تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ امیج تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے, تو پٹوار کا بھی نام بدل کے امیج تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے. وردی بدلنے سے دل نہیں بدلتا. آپ جانتے ہیں پولیس اصلاحات کیا ہے, اس پہ کیا بحث کی ضرورت ہے, آگے چلیں. چلیے ٹھیک ہے, مجھے پھر یہ بتائیے, تو اس کا مطلب ہے حکومت کو اپنے رٹ قائم کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو بھی
सही करना है जो बिगड़ गई, जैसे कि ग्रेजुअली दवाओं का जो स्कैंडल। मैंने बहुत दफ़ा ये मिसाल दी है और तारीख में इसकी एक नहीं बहुत मिसालें हैं, मगर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स परहैप्स इन द हिस्ट्री कि जनाब इमाम हसन जब दस्तबरदार हो गए उम्मत की वहदत को बरकरार रखने के लिए जो अजीम तारीख साज कुर्बानी उन्होंने दी, तो अमीर माविया ने सबसे पहले पुलिस को बेहतर बनाया। हुक्म नाफिज होना चाहिए हुकूमत का, जायज़ हुक्म हुकूमत का नाफिज होना चाहिए। पुलिस तबाह हो चुकी, तबाह। हालत ये है कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। मुल्क का फ़ायदा है, हत्ता कि कारकुनों का भी फ़ायदा है, ठीक है। ब्लीड कर रहा है मुल्क। जिस वक्त 2006 में वो फैसला लिख रहे थे चीफ जस्टिस साहब जी, बिल्कुल, तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का सेक्रेटरी रोता था, कहता था ये मुल्क ब्लीड करेगा। और अब क्या कहा आज सईद गनी साहब ने, ये ज़मीन हमारी है। देख खुदाया, ये ज़मीन तेरी नहीं, तेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं, तेरी नहीं, मेरी नहीं। ज़मीन, ये तो खैर एक शेर की बात है, ज़मीन तो खरीद ली थी सूबाई हुकूमत से और कुछ प्राइवेट ज़मीन खरीदी थी 16,000 एकड़ और उसका टाइटल उनके नाम पे है, स्टील मिल के नाम पे। और वो नाले तो साफ कर नहीं सकते, मानसून आएगा तो आप देख लेंगे, 2 महीने पड़े हुए हैं, नाले साफ नहीं कर सकते। कराची बारिश में डूब जाता है, ठीक है। स्टील मिल चला लेंगे। आज तक क्या चला है सिंध हुकूमत ने, कौन सा अदारा चलाया है? तो सुबह सिंध चला तो रहे हैं और क्या चलाएं वो, क्या कहने अचानक आप पीपल्स पार्टी की मद्दा हो गई। नहीं, मैं तो आपको बता हकीकत नहीं, मैं किसी की मद्दा नहीं हूँ हारून साहब, मैं तो आपको बता रही हूँ। वो कहते हैं सुबह सिंध बेहतर तरीके से हमने चलाया है और सुबह सिंध ने कोरोना के ऊपर आवाज उठाई तो हुकूमत को होश आया, आंखें खुली तो पूरे मुल्क के अंदर क्या कहना। ठीक है, मैं स्टील मिल के ऊपर तो आऊँगी, अभी मैंने बड़ी डिटेल बात करनी है आपसे। आप हुकूमती रेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हुकूमत से आटा तो कंट्रोल नहीं होता, आटे की कीमत कंट्रोल नहीं होती। मैं आटे पे आपसे बात कर चुका, आटा स्टेबल हो जाएगा। बाहर से कब होगा हारून साहब, कब होगा? कब ये मैं इसको छोड़ देना, ये तो फिर वही बात है कि अरे भाई इसको छोड़ दे, अगले मौजू पे चले। आटा बाहर से गंदम आ रही है और यहाँ से रिलीज हो रही है, बाहर से गंदम आ रही है। दवाओं की तहकीकात का बताएं, उसका क्या फॉलोअप, क्या हुकूमत ने किया? उसमें कुछ नहीं किया हुकूमत ने, यही तो रोना। मैं तो यही कह रहा हूँ, रेट कायम नहीं करती भाई। दवाओं का तो ये है कि वो एक दफा वो मिले हैं उनसे, अपना मुशीर सेहत जो हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लोगों से, और उनकी सपोर्ट चाहते हैं बरकरार रहने के लिए। और एक इतला आज किसी ने मुझे ये भी दी, कल भी कहा, पता नहीं वो सही गलत है, डॉक्टर साहब को उसकी वजाहत करनी चाहिए। उनके ख़ानदान के लोग कोरोना में मुब्तला हैं और मुलाजम भी, और ख़ुद उन्हें भी टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा भाई, कौमी असम्बली में मैं वो नाम मैंने लिखे हुए हैं, ज़ुबानी तो इतने नाम याद नहीं रह सकते। 6-7 मेंबर जो हैं वो मुब्तला हो गए हैं। ऑपरेटर है, वो डिप्टी सेक्रेटरी जो डिप्टी स्पीकर है उसका PN है, उसके दफ्तर के 5 आदमी हैं, तो उसमें वेंटिलेशन का बंदोबस्त ही नहीं है। ये तो हुकूमत ऐसी है, मसला पैदा होता है उसके हल की तरफ जाती नहीं है। वो जो ये फार्मास्यूटिकल का क्राइसिस तो और बढ़ेगा और दवाओं की कीमतें मज़ीद बढ़ने का ख़तरा है, क्योंकि वहाँ एक माफिया बैठा हुआ है। उस माफिया की उसको वज़ीर सेहत को निकाल दिया और दूसरे वज़ीर सेहत पे एतराज़ात हैं, मगर उस माफिया से कोई जान नहीं छुड़ा पाए। चलिए स्टील मिल की तरफ ही मैं चली जाती हूँ, फिर हारून साहब उसी की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सईद गनी साहब, आप खुद इस चीज़ को तस्लीम करते हैं और कई दफ़ा आप TV पर भी कह चुके हैं, बड़े क्रेडिबल आदमी है, बड़े सेंसिबल आदमी है, जो बात करते हैं बड़े दलील, एक मौक़िफ़ उनका मजबूत होता है। गनी साहब कहते हैं कि स्टील मिल जो है वो पीपल्स पार्टी के हैंड ओवर कर देनी चाहिए। ये क्या टेक्निक आपने कमाल के इस्तेमाल किया। मैंने सिर्फ कहा था शाइस्ता आदमी है, आपने बाकी सब औसाफ उससे मुत्तसिफ कर दिए। वो ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं और ट्रेड यूनियन लीडर का काम होता है दबाव डालना, हर हाल में बात सही हो या गलत हो। उनकी बात नादुरुस्त है। ज़मीन स्टील मिल की है। अच्छा मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट, कल तो प्रोग्राम ही नहीं है, अगले हफ्ते में आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। मुझे ये बताइए, कंट्रोल अगर पीपल्स पार्टी को दे दिया जाता है तो फिर क्या इसमें कबाहत है? अगर वो चलाने की कैपेसिटी रखते हैं तो देते हैं, उन्हें चलाने दें, चलनी चाहिए। उन्हें पूरा पाकिस्तान, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है। इसको तबाह बेनज़ीर ने किया, इसको तबाह जरदारी ने किया। ये जो 100 करोड़ की चीज़ होती थी 20, 30, 50 करोड़ में देते थे, उसमें अपना हिस्सा लेते थे। इनके पास इतनी दौलत आई कहाँ से है? चलिए ये कट कैसे लेते थे और किस तरह से आगे बढ़े, एक ब्रेक से वापस आके हारून साहब से जानेंगे। इसके साथ साथ मुल्क भर में जो कोरोना की सूरत हाल है उससे डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कोरोना के ऊपर बात करेंगे हारून साहब। एक चीज़ जो बेहतरीन लगी, यकीनी तौर पे अब इम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं सामने। मास्क जो नहीं पहनेगा उसको जुर्माना भी होगा, फ़ाइन किया जाएगा। चालान अब हो रहे हैं 2 दिन के अंदर, मेरे पास जो रिपोर्ट्स है 1500 के करीब चालान हो गए। मगर इसके बावजूद आपने भी देखा, मैंने आते हुए रास्ते में ऑफिस के कई दफ़ा देखा, लोगों ने मास्क भी नहीं पहने, अगर पहने हैं तो बिल्कुल मुँह के नीचे रखे हुए हैं। उसके ऊपर लोगों को बिल्कुल एजुकेट नहीं किया जा रहा कि अगर आपने पहना तो देखिए, एजुकेट करने के लिए जो सलीका और जो विजन और जो इल्म कलाम चाहिए वो नहीं है। वो किस तरह से लीडर वो होता है, देखिए जब इब्राहिम लिंकन बात करता था ना, तो मसलन उसकी दूसरी दफ़ा की नामजदगी का मसला था, तो उसने एक जुमला कहा, दरिया में घोड़े तब्दील नहीं किए जाते। घोड़ा गाड़ी होती थी ना, दरिया में घोड़े नहीं बदले जाते। या उसका ख़त है अपने असातिज़ा के नाम, अपने बच्चे के असातिज़ा के नाम, या और उसकी चीज़ें हैं। देखिए एक तर्ज, एक आदमी को मैंने देखा, घाना के प्रेसिडेंट को, उसने अपनी कौम से खिताब किया, उसने कहा खुदा तुम्हारे लिए फारग नहीं बैठा हुआ। जब जंग होती है तुम्हारी दुकान बंद हो जाती है, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई मुअत्तल हो जाती है, उस वक्त तुम अपनी बच्चों की तालीम के बारे में नहीं सोचते, उस वक्त तक तुम भूखे भी रहते हो, तुम दुआ करते हो कि मटर गन का गोला तुम्हारी दुकान तबाह न कर दे। उस वक्त सब्र करना पड़ता है। ये जंग है, इस जंग में बहुत सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है। खुदा को और बहुत काम है, उसकी कायनात बहुत वसी है, वो तो तुम्हारे लिए ज़मीन पर उतर के नहीं आएगा, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। ये जो लहजा है ना जी, ये डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि 50 से 60% मसला तो मास्क से हल होता है। और फिर ये कहा कि जो लोग मरीज़ हैं, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, ब्लड प्रेशर में, शुगर के हैं, फेफड़ों के मरीज़ हैं, वो 75% से ज़्यादा लोग जो उनकी या उम्र ज़्यादा है या अमराज में मुब्तला हैं, तो उन्हें चाहिए एहतियात करें उनके घर। मैं आज अपनी सीढ़ियाँ उतरा कमरे की, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैंने देखा 4 मुलाजिम जहाँ पे मैं रहता हूँ रेस्ट हाउस में, एक दूसरे के साथ 1-1 फुट के फासले पर बैठे हुए हैं, मास्क नीचे खींचे हुए हैं और गप कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी जान कीमती नहीं है तुम्हारे ख्याल में? तुम्हें कुछ हो जाए तुम्हारे घर वाले रोएंगे। और जब तक इस दफ्तर में कोई आदमी, हालांकि उस दफ्तर के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं वो मुब्तला हो गए और लोग इतने कलक में हैं जिसकी कोई हद नहीं। इस समझाने का भी सलीका होता है। अच्छा, इस पे तो मैं आपसे कई दिन से कह रहा हूँ, इस पे एम्फेसिस नहीं दिया गया। हम देते हैं एम्फेसिस, हमने दुआएं बताई, बार बार तकरार की, अब मास्क पहनो, हाथ धो, सैनिटाइजर लगाओ, फासला रखो। अच्छा, ये सियासतदान जो इनकी ये बिलावल ये बात नहीं कह सकता। बिलावल तो खुद मास्क के बगैर ये बात नहीं कह सकते। जब आप खुद नवाज शरीफ साहब एक खत नहीं लिख सकते, अखबारों में एक मजमून नहीं शहबाज शरीफ लिख सकता है जी। कोई बात है कि मीडिया तो ये काम, उलमाए कराम नहीं कह सकते। उलमाए कराम मस्जिद पे कैसे डट के खड़े हो गए, नमाजों के मसले पे हुकूमत से लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए। मस्जिदों में हो रहा है, वो कह रहे हैं देखो जी शहादत है, अमीरुल मोमिनीन पे इजाज़त दे दी, हमें फलां चीज़ की इजाज़त नहीं दे दी। वो कह रहे हैं देखो जी तबलीगी इज्तिमा की इजाज़त दे। और भाई ये जो मैसेज है, ये कौम की ज़िंदगी ख़तरे में है, तो उस लहजे में बात करो। मुझे बताइए जितनी अहमियत होती है, हारून साहब मुझे आप बताइए, कोई भी लीडर आता है कैमरे के सामने, किसने मास्क पहना होता है? किसने पहना होता है मास्क? देखिए मुझे नाम नहीं याद रहते हैं, इतने नाम ज़ाहिर है याद नहीं। शाहजहान बुख्ती, साजिद हुसैन तूरी, जयप्रकाश, आमर डोगर, राय मुर्तज़ा, शाहिदा बेगम, उस्मान तरकई, मुनीर और अगजई, कोई 20 ये तो नाम है मुझे मालूम, और 20 से ज़्यादा मुब्तला कोरोना में मुब्तला। ऑपरेटर जो आदमी चाय सर्व करता था डिप्टी स्पीकर को, आज उसने बताया वो है। उसके दफ्तर में 5 आदमी हैं भाई। और कौमी असम्बली की बिल्डिंग कैसी बनाई गई है, उस वक्त तो ज़ाहिर है किसी को ख्याल नहीं था, उसमें वेंटिलेशन ही नहीं है, हवा एक जगह से दूसरी जगह गुजर। अव्वल तो उसकी राहदारी में आपको पता है लोग गुम हो जाते हैं, रास्ता ही नहीं मिलता। इसका मतलब ये है जो रिक्वेस्ट की गई थी कि वहाँ जर्म मौजूद हैं। अच्छा, अब जर्म मौजूद हैं, अब भाई करने का काम ये है कि स्प्रे करो। देखो ना, आपने जब बिजली का क्राइसिस था तो उस पर सोलर एनर्जी लगा दी, बड़ा अच्छा किया। अब उसको स्प्रे की ज़रूरत है। ये लोग चीख रहे हैं, मुझे हैरत होती है। और पंजाब असम्बली का इजलास होटल में क्यों हो रहा है, कोई तहकीक नहीं करता। मैंने पूछा, ज़ाहिर है पूछना चाहिए ना क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा जनाबे वाला 150 सीटें हैं, 350 अरकान है।
اگر ان ارکان کو ہم پریس گیلری میں بٹھا دیں، پبلک گیلری میں بھی بٹھا دیں تو بھی مشکل ہوتی ہے. اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، چند مہینوں میں ایکسٹینڈ ہو جائے گی. ہم نے کام شروع کر دیا تھا، شہباز شریف صاحب نے روک دیا تھا. حاضری پوری تھی. یہ ہمیں کم قیمت پہ یہ مل گئی ہے، ہمیں کم پیسے پے کرنے پڑ رہے ہیں. کچھ انہوں نے چھوڑ دیے ہیں اور کچھ کمرے بھی مفت دے دیے ہیں. تو کچھ جب مسئلہ دیکھیں، مسائل تو زندگی میں ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں. انسان کو پیدا ہی خدا نے اس لیے کیا کہ آزمایا جائے. مجھے بتائیے ہارون صاحب، مگر اس کے حل کی طرف جانا چاہیے نا، تانا زنی کی طرف لگے رہتے ہیں ہر وقت. مجھے بتائیے ہارون صاحب، یہ جو 300 350 ارکان کی بات کری جس کی وجہ سے ایک نجی ہوٹل میں یہ سارا کرنا پڑا کام، مجھے بتائیے کیا سب کی حاضری پوری تھی؟ کیا اس ہوٹل کے علاوہ اور حکومت کے پاس کوئی پنجاب کے اندر ہال موجود نہیں ہے جہاں پر یہ سب کام ہو ملک کا سکتے کتنا تھے؟ بڑا نقصان ہو گیا ہے اس میں اجلاس ہونے سے. پھر آسٹیریٹی کے نام پہ ختم کر دینا. نہیں، آسٹیریٹی کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں اجلاس نہیں ہو سکتا، دشواری ہو رہی تھی. اس میں ایکسٹینشن ہو رہی، وہاں کام ہو رہا ہے. سڑک مرمت کرنی ہوتی ہے نا، اس کو بند کیا جاتا ہے. مجھے بتائیے سب ہر چیز پہ اعتراض مت کریں خدا. لیکن سوال کرنا میرا حق ہے. کوئی بہتر نہیں، سوال کرنا حق ہے، مگر وہ جو سوال اس نے کیا، ہم نے بھی غلط فہمی میں کل اس کی بہت مذمت کر دی. آپ کو پتا اس نے سوال کیا کیا تھا اس سے، شہباز گل سے؟ اس نے سوال ہی ایسا کیا تھا جو پرووک کرنے والا. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہ کچھ انفارمیشن ہمارے پاس چھوڑ دینا اس بات کو. اس میں سے کیا نکل سکتا ہے؟ اجلاس ہو گیا، بات طے ہو گئی. 12 لاکھ روپے کوئی ایسی رقم نہیں ہے جس کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. میٹنگ تو ڈھنگ سے ہونی چاہیے. چلیے ٹھیک ہے. اس میٹنگ میں ارکان پورے تھے ہارون صاحب؟ آپ کے خیال میں یہ میری ذمہ داری ہے؟ لیکن اگر آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں 12 لاکھ روپے کوئی خاص بڑی رقم نہیں ہے، ایک عام شخص جس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اس میں آپ کہہ رہے ہیں 12 لاکھ. مجھے کیا پتا ہے ارکان پورے تھے یا نہیں تھے؟ مجھے دوپہر کو بتا دیا کریں کہ فلاں فلاں چیز کا پتہ کر گیا. نہیں ہارون صاحب دیکھیں، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ 12 لاکھ روپے کوئی بڑی رقم نہیں تھی تو میرا سوال کرنا حق ہے کہ 300 ارکان پورا بھی نہیں گیا ہوگا. قیمتی وقت آپ برباد کر رہی ہیں کس چیز پہ؟ یہ تو وہ حالات ہیں ہارون صاحب. 2 کروڑ آدمی جو ہیں وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں. 30 لاکھ شہری لاہور شہر کے کہہ رہے ہیں فوج بلانی پڑے گی. پرائرٹیز ہوتی ہیں، جو سنگین مسائل ہیں ان پہ توجہ دیں. چلیے ترجیحات کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ بالکل بار بار ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے تکرار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ماسک پہنتا، اس ملک کا وزیر اعظم نہیں پہنتا، اس ملک کا وزیر داخلہ نہیں پہنتا، اس ملک کا کوئی بھی شخص، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب آتے ہیں وہ ماسک نہیں پہنتے. میں تو یہ کہتا ہوں قانون بنائیں کہ میٹنگ بھی کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اس وقت بھی ماسک پہنا ہوگا. ماسک پہن کے بھی بات ہو سکتی ہے. ہم پہ بھی لگا دے پابندی، ماسک پہن کے پروگرام کریں. آپ بھی بالکل ماسک رکھتے ہیں، یہ میں نے گلوز پہنے ہوتے ہیں، آپ نے بھی گلوز یہاں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میرے پاس سینیٹائزر ہمارے آفس کا پڑا ہوتا ہے. ہم تو کرتے ہیں، نہیں وزیر اعظم کو اس پہ تنقید ہو رہی ہے نا، اسی لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. وقت ختم ہو چکا ہے. آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.